नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली फिनोमेना हमने ऑब्जर्व करी थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेंगे, उन ग्राफ्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखो पहला जो ग्राफ है वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कहां पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाती है ना। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आप किसी भी मेटल के ऊपर लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट करोगे तो कम से कम आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन तो यूज करने पड़ेंगे। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नोट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू नोट का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इससे ज्यादा की या इसके बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो जो आने वाले रेडिएशन है उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उनके फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और फोटॉन्स की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और अगर उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनको यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अगर इस लाइन को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये जहां पे काटेगी वो पॉइंट होगा माइनस फाइ नॉट अपॉन ई, और ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा h बाई ई के। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आया कहां से, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना x और y एक्सिस के बीच में, x और y है ना, और इस तरीके से अगर वो लाइन ड्रॉ की जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस पे लाइन कहां पे काटती हुई जा रही है, ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना ये वाली, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट c, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है। अब मुझे इनके बीच का एक रिलेशन पता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आने वाले फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, वो बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की उसको आप ईवी नॉट भी लिख सकते हो। तो ये एक रिलेशन बन गया, ठीक है। ये मैंने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी सब उधर लेके जाएंगे। पहले तो ईवी नॉट इक्वल टू लिखा जाएगा एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और उसके बाद में इस ई को भी इधर ले जाओ तो वी नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन ई। अब जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उससे कंपेयर करो इसको, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है वी नॉट, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है फ्रीक्वेंसी। ये जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करो अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y की जगह कौन है वी नॉट, x की जगह कौन है न्यू, m की जगह कौन आ गया, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, तो यहाँ पे m की जगह आ गया h बाई ई। यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होना चाहिए, h बाई ई के बराबर होना चाहिए। और c की जगह कौन आ गया माइनस फाइ नॉट अपॉन ई, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ यानी कि नीचे वाली साइड में माइनस फाइ नॉट अपॉन ई पे इस वाई एक्सिस को काटेगी, यानी कि वी नॉट वाली एक्सिस को काटेगी। तो ये इसका मतलब है। दोबारा समझो, सबसे पहले हमने क्या किया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया और वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन ई, इस तरीके से लिख दिया इसको। फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होती है कि एक्स और वाई में अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। वाई की जगह कौन आ गया वी नॉट, एक्स की जगह कौन है न्यू, ग्राफ के अंदर देखो y की जगह कौन है वी नॉट और x की जगह कौन है न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो m की जगह कौन आ गया, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, वो है h बाई ई, और c की जगह कौन आ गया माइनस फाइ नॉट अपॉन ई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसका स्लोप तो होगा h बाई ई के बराबर,
और ये वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगी, माइनस फाइव नॉट अपॉन ई पे काटेगी। ये इससे पता चला, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा ग्राफ है वो भी हम ड्रॉ करते हैं। सेकंड जो है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इनके बीच का ग्राफ पूछा गया है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ेगा, सोच के बताना। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है? अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ाना पड़ेगा, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पे आपको जो करंट है वो कांस्टेंट ही मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन क्या कोई भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकते हैं और सर्किट में करंट फ्लो कर सकते हैं? नहीं जी, आपको कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी पड़ेगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के बाद में बनेगा इस तरीके से, और ये कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट मतलब ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करने से करंट कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना के इसको बताना है, ठीक है। ग्राफ स्टार्ट कहां से करना है, न्यू नॉट से। न्यू नॉट से क्यों स्टार्ट किया बताओ? क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो लाइट या रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट ही नहीं करवा पाते। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो क्या बताओ, करंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा होगा। तो याद रखना है कि कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको यूज करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सर्किट में करंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी बढ़ा दो, उससे जो करंट है वो इंक्रीज नहीं होता। करंट को बढ़ाने के लिए आपको लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो ये इस ग्राफ का मतलब है, ठीक है। इसके बाद में अगला ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उसको हम ले रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी को जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो उससे आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जिससे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है, याद है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये जो ग्राफ है इसको अगर वाई एक्सिस पे मिलाओगे तो ये कहां पे काटेगा, तो ये पॉइंट होता है माइनस फाइव नॉट, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है एच के, यानी कि प्लांक कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ये ग्राफ बना कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है, जो कि बराबर होती है एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहले ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। किस तरीके से रीअरेंज करेंगे, देखो वाई एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी को लिया, तो इसको एक साइड में रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये बराबर होगी एच न्यू माइनस फाइव नॉट के, ऐसा बनेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। देख के बताओ कि y की जगह कौन आ गया यहाँ पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x की जगह कौन आ गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, तो m यानी स्लोप ऑफ द लाइन की जगह कौन आ गया, h। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा है ना वो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा इस स्ट्रेट लाइन का वो किसके बराबर होगा, तो c किसके बराबर है यहाँ पे, माइनस फाइव नॉट के बराबर है। माइनस का सिंबल इसके साथ में लगेगा, याद रखना है। तो माइनस फाइव नॉट के ऊपर ये y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ के ऊपर काटेगी, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ हो तो जो ग्राफ है उसका स्लोप तो h यानी प्लांक कांस्टेंट के बराबर होगा, और जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस पे कहां पे काटेगी, माइनस फाइव नॉट पे काटेगी। फाइव नॉट का मतलब क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका, आया क्या समझ में, ठीक है। जो फोर्थ ग्राफ है उसके अंदर आपको इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाना है। जो इंटेंसिटी है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, इंटेंसिटी को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप सोच के बताओ, क्या लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है, सोच के बताओ। अगर हम लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या
जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है क्या? नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तब बढ़ाना पड़ेगा जब आप लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, ना कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ने से करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन आते हैं लाइट के सोर्स से, और वो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मेटल से फ्री करवा पाते हैं, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमते हैं और करंट बढ़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही है इंटेंसिटी बढ़ाने से। समझ में आया क्या? उनका नंबर बढ़ रहा है, फोटोन का नंबर बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना पहले लगा रहे थे। मतलब कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट आप यूज कर लो, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं जी, चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, आसान आसान ग्राफ है सारे, देखो इजीली हम बना सकते हैं। ठीक, अगला जो ग्राफ है वो है टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। अब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको पता है कि जब भी हम लाइट या रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। तो कितनी देर के अंदर अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है वो निकल जाएंगे? सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर। इतने टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे इससे। ठीक है, तो सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकल जाते हैं। तो जो भी आपको करंट मिलना होता है, यानी जो भी करंट सर्किट में फ्लो होना होता है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उस मेटल से सिर्फ और सिर्फ कितनी देर में निकल जाएंगे? 10⁻⁹ सेकंड में। तो करंट बढ़ के कितनी देर में सैचुरेट हो जाएगा? 10⁻⁹ सेकंड के अंदर सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। भाई टाइम के साथ में ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप लाइट के सोर्स से लाइट इंसिडेंट करोगे कैथोड के ऊपर, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितनी देर में सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 10⁻⁹ सेकंड में। तो जो करंट सर्किट में मिलना है, मैक्सिमम जितना भी करंट मिलेगा वो कितनी देर में आपको मिल जाएगा? 10⁻⁹ सेकंड के अंदर। तो 10⁻⁹ सेकंड के बाद में करंट देखो इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये ग्राफ भी समझ में आया क्या? हर एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ याद कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट है फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब जो फोटोन है उसके बारे में हम सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी बातें करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो फोटोन है, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है, पहला पॉइंट है फोटोन की जो एनर्जी है वो बराबर होती है E = h न्यू के। न्यू मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या लाइट। जो भी लाइट या रेडिएशन आप यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उससे कितनी एनर्जी के फोटोन निकलेंगे? E = h न्यू। h मतलब क्या है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जब भी हम किसी भी लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एमिट होने वाले फोटोन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स, या रेडिएशन का जो भी सोर्स होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ द फोटोन। अगर आप लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? जो फोटोन उस लाइट के सोर्स से एमिट हो रहे होंगे वो बढ़ते जाएंगे। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कौन? नंबर ऑफ फोटोन। कोई भी लाइट का सोर्स है वो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को वो एमिट करेगा, उससे एमिट होने वाले फोटोन्स का नंबर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अच्छा, ये जो फोटोन है इन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो इनके रास्ते में या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे, ना तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही इनकी स्पीड वगैरह चेंज होगी।
तो याद रखना है कि जो फोटॉन्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। नो चार्ज ऑन द फोटॉन्स सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, कोई भी फोटोन अगर मूव कर रहा होता है तो उसका मोमेंटम अगर आपको फाइंड करना हो, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो ये बराबर होगा h बाई लैम्डा के। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि जब भी कोई फोटोन मूव कर रहा होता है और अगर आपको उसका मोमेंटम फाइंड करना है तो मोमेंटम बराबर होगा हमेशा h बाई लैम्डा के। ठीक है, अगला पॉइंट, जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो हमेशा जीरो होता है। रेस्ट मास मतलब अगर फोटोन रेस्ट कंडीशन में एज्यूम करोगे तो उसका मास कितना होगा, जीरो। देखो अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है ना तो मूविंग कंडीशन में उसका मास इस फॉर्मूले से बताया जाता है। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है, m इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो मास होगा मूविंग कंडीशन में वो बराबर होगा रेस्ट मास, एम नोट का मतलब क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। एम नोट का मतलब क्या है, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। तो मूविंग कंडीशन में पार्टिकल का जो मास होगा m, वो बराबर होगा एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं एक फोटोन की, अगर फोटोन का रेस्ट मास कैलकुलेट करूं तो आपको पता है कि फोटोन भी लाइट या रेडिएशन का पैकेट होता है, तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। याद रखना है कि जितने भी फोटोन हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो फॉर फोटोन v किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो ये इधर ले जाओ टर्म, तो एम नोट इक्वल टू आ जाएगा m इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v की वैल्यू अगर c के बराबर पुट कर दोगे तो ये रेशो 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी कि m नोट की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी, है ना। m नोट कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जो फोटोन है उसका, क्योंकि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, फोटोन की स्पीड किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए उसका रेस्ट मास क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। बात समझ में आई क्या। तो याद रखना है कि कोई भी फोटोन हो उसका रेस्ट मास हमेशा 0 होगा। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। और एक चीज और याद रखो कि जब भी फोटोन ट्रेवल करेंगे तो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जब फोटोन मूव करता है ना वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर तो उसकी स्पीड इतनी होती है, लेकिन अगर वो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो जितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम्स स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि किसी मीडियम के अंदर फोटोन की जो स्पीड होगी वो c अपॉन म्यू के बराबर होगी। म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर एक फोटोन एयर या वैक्यूम के अंदर जा रहा है तब उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वही फोटोन पानी के अंदर से गुजर रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, c अपॉन म्यू के बराबर। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमेशा 1 से ज्यादा होता है किसी भी मीडियम का। तो उससे अपन पता कर सकते हैं ये कि उस मीडियम में स्पीड कितनी होगी। आया समझ में। तो ये फोटोन की आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी भी किस टाइप का पार्टिकल है फोटोन, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी। ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने में जो वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है। तो 3 ऐसी जगह है जहां पे आपको वेव थ्योरी फेल होते हुए नजर आएगी। तो वो तीनों पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम समझेंगे। अब पहला पॉइंट देखो, पहले तो वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कोई भी वेव है अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मेन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वेव का, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो है ना ये इसका एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उस वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, वेव थ्योरी का मतलब ये है। अब वेव थ्योरी ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर, कोई भी मेटल सरफेस है मान लो, और उसके ऊपर आप लाइट या रेडिएशन डाल रहे हो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप लाइट के सोर्स की
इंटेंसिटी बढ़ाते हो, यानी कि जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हो, तो क्या होगा, जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। भी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन दे देगा, जो लाइट या रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहे हैं वो इनको एनर्जी दे देंगे। तो अगर आप प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट यूज करोगे तो इजीली इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। ये वेव थ्योरी बोलती है। भी एनर्जी तो मिल ही रही है ना, एनर्जी मिलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ताकि वो बाहर निकल पाए। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन यूज करो, बस इंटेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो वेव थ्योरी वो इंटेंसिटी पे फोकस करती है फ्रीक्वेंसी की बजाय। लेकिन ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली नहीं। अगर आप किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन यूज करने पड़ेंगे। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने या रेडिएशन आपने यूज किए तो आप इंटेंसिटी कितनी भी रख लो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। चाहे आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर डालो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है लाइट के सोर्स की तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे वेव थ्योरी क्या होगी, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी तो दे ही रहे हैं सरफेस को इंटेंसिटी बढ़ा के, तो निकल क्यों नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो वेव थ्योरी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जब आप लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम रख रहे हो, आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी तो जो फोटोन आ रहे होंगे उनकी एनर्जी कम रहेगी। और कम एनर्जी का फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश तो करेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो मिली हुई एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए नहीं निकल पाता। तो फ्रीक्वेंसी आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप जो पार्टिकल नेचर है फोटोन की या रेडिएशन की उसको एज्यूम करके ही समझा सकते हो, ठीक है। इससे नहीं समझा पाएंगे वेव थ्योरी से। दूसरी जगह जहां पे वेव थ्योरी फेल हो जाती है वो देखो, वेव थ्योरी ये बोलती है कि मान लो आपने प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर ली, सपोज करो, तो अगर आप ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा एनर्जी सरफेस के ऊपर गिरेगी, सरफेस की इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में निकलने चाहिए। वेव थ्योरी क्या बोलती है, अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज करोगे तो इससे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आप उसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने चाहिए। जबकि ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, नहीं। जब आप लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो जो नंबर ऑफ फोटोन है जो इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाते हैं। लेकिन इन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी तो तभी बढ़ेगी जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। इसका मतलब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में भी वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ना चाहिए, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको फोटोन थ्योरी से ही आप समझा सकते हो कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे। यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। समझ में आया, इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो ये इसका मतलब है। तीसरी जगह जहां पे जो वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है वो ये है, जो लाइट या रेडिएशन यूज कर रहे हो, अगर आप इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो मान लो उनको, तो सरफेस की इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने में कुछ टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लाइट या रेडिएशन डाले और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब सरफेस पे लाइट या रेडिएशन डाले जाएंगे तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन उस लाइट या रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और जैसे वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी या उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ में, ऐसा होगा, ठीक है। तो उनको टाइम लगेगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन आपने क्या देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर बाहर निकल जाते हैं। क्या उनको निकलने में कुछ टाइम लगा? ये टाइम ऑलमोस्ट जीरो है। 10⁻⁹ सेकंड कितना छोटा टाइम होगा सोच लो आप। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल रहा है, ना कि उसको निकलने में कुछ सेकंड या कुछ मिनट का टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहे हैं, इनको निकलने में जबकि टाइम लगना चाहिए। तो फोटोन थ्योरी इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है कि जब कोई भी मेटल सरफेस है इसके ऊपर आप लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो, तो जो लाइट या रेडिएशन सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं
है ना, वो फोटॉन्स की फॉर्म में गिर रहे हैं। फोटोन मतलब एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में गिर रहे हैं। और जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का पैकेट मिलेगा, मान लो ये फोटोन मिला, ठीक है, इसको ये फोटोन मिला, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ये, और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा एक पैकेट इसको मिला है एनर्जी का, तो ये पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम कब लगता है? जब धीरे धीरे एनर्जी इसको मिलती रहती, तब इसको टाइम लगता है निकलने में, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता। जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होती तब ये निकल पाता। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ कि पैकेट की फॉर्म में एनर्जी मिली, और पैकेट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो गया, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है बाहर निकलने की वो पूरी हो गई इंस्टेंटली। इसलिए 10⁻⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। आया समझ में? तो ये तीन ऐसी जगह है जहां पे वेव थ्योरी फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में। लेकिन जब आप फोटोन थ्योरी अप्लाई करते हो तो इजीली इन तीनों चीजों को आप एक्सप्लेन कर पाते हो। पहली चीज क्या बताई थी? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर लो, इंटेंसिटी अगर आप प्रॉपर यूज करोगे या ज्यादा यूज करोगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी पड़ेगी। इसको फोटोन थ्योरी से हम समझा रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर आप लाइट सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो लाइट के सोर्स की तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, ना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी वेव थ्योरी फेल हो गई। तीसरी चीज, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने में कुछ टाइम लगेगा वेव्स की फॉर्म में, और वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इकट्ठा कर लेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे। जबकि आप देखते हो प्रैक्टिकली कि इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड के अंदर। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में भी वेव थ्योरी फेल हो जाती है। फिर हम फोटोन थ्योरी एज्यूम करके इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो याद कर लेना इसको। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि वेव थ्योरी कहां पे फेल होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट है फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब अब सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, अब एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, और उस कंक्लूजन से हम ये समझेंगे कि जो लाइट या रेडिएशन है उसकी ड्यूअल नेचर होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कौन कौन सी ऐसी फिनोमेना है जिसमें आपको लाइट की ड्यूअल नेचर नजर आएगी। देखो, हम देखते हैं कि जब लाइट किसी भी जगह पे लाइट या रेडिएशन ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उनका इंटरफेरेंस होता है। लाइट या रेडिएशन का इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रेक्शन होता है और पोलराइजेशन होता है। तो ये सारी फिनोमेना ये प्रूव करती हैं कि जो लाइट या रेडिएशन है जब भी वो ट्रेवल कर रहे होंगे तो उस रीजन के अंदर वो वेव नेचर शो करेंगे। तो पहली चीज हमको ये समझ में आई कि जो लाइट या रेडिएशन हैं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये कुछ ऐसी फिनोमेना है जिसमें कौन सी नेचर शो कर रहे हैं? वेव नेचर शो कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं, वेव नेचर आपको कहां पे नजर आएगी? पहली फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीन ऐसी फिनोमेना है जिसमें आपको लाइट या रेडिएशन की कौन सी नेचर नजर आएगी? वेव नेचर नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसी फिनोमेना होती है जिनके अंदर एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि जिनके अंदर हमें लाइट या रेडिएशन की पार्टिकल नेचर नजर आएगी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर कौन कौन सी फिनोमेना में नजर आएगी? तो पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ये दोनों ऐसी फिनोमेना है जिनमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब लाइट या रेडिएशन को आप पार्टिकल की तरह एज्यूम करते हो तभी उनको समझा पाते हो। तो पार्टिकल नेचर कब शो करता है रेडिएशन या लाइट? जब वो किसी भी मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती है। जब किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट या रेडिएशन गिरेंगे तो जब वो रेडिएशन सरफेस पे टकराएंगे तो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में टकराएंगे। जब तक वो ट्रेवल कर रहे हैं पैकेट्स तब तक तो वो वेव नेचर शो कर रहे हैं, जब सरफेस पे जाके टकरा रहे हैं तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो याद रखना है कि जब भी लाइट या रेडिएशन ट्रेवल करेंगे तब तो वो वेव नेचर शो करेंगे, लेकिन जब लाइट या रेडिएशन किसी सरफेस पे जाके टकराएंगे तो जब टक्कर होगी रेडिएशन की किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ में उसमें वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। जैसे एक पार्टिकल जाके टकरा रहा हो, कोई एनर्जी का पैकेट जाके टकरा रहा हो, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो बताओ लाइट या रेडिएशन की कौन सी नेचर है? वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? तो दोनों ही नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको वेव नेचर नजर आएगी और कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको पार्टिकल नेचर आएगी।
है ना, बाकी है दोनों ही नेचर उसके पास में, रेडिएशंस के पास में दोनों नेचर है, कौन कौन सी, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको, लाइट या रेडिएशंस की कौन सी नेचर है, ड्यूअल नेचर है। ठीक, क्लियर एकदम।